मैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो इसमें से सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, जिसमें भाषा कौशल से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण किया जाना है। तो पहला प्रश्न हमारा है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न कहता है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ये सीटेट जून 2011 का प्रश्न है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? उसके लिए ऑप्शन दिया है सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना और पढ़ना लिखना। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, सुनना पढ़ना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो आइए देखते हैं अभिव्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि भाषा विकास के दौरान भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है उसके कौशल के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आवश्यक होती हैं या कौन कौन सी क्रियाएं उसमें मेन रोल प्ले करती हैं, मुख्य भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? सुनना। तो सुनना कभी भी अभिव्यक्तात्मक कौशल में नहीं आता, क्योंकि अभिव्यक्ति का संदर्भ है कि जब बच्चा अपने अंदर के भावों को बाहर प्रकट करे। तो सुनने में वो कभी अपने अंदर के भावों को बाहर प्रकट नहीं करता, ना तो पढ़ने में। तो सुनना तो नहीं होता, लेकिन बोलना अभिव्यक्तात्मक कौशल का एक अंग है। तो चूंकि इसमें सुनना है जो कि नहीं है अभिव्यक्तात्मक कौशल का अंग, और बोलना है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन कहता है पढ़ना नहीं आता, लिखना आता है। तो ये भी गलत है, लेकिन बोलना और लिखना दोनों ही अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो सीटेट जून 2011 का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? अब यहाँ बात करते हैं भाषा कौशल के संदर्भ में। भाषा कौशल का मतलब क्या हुआ कि भाषा कौशल में हमारे पास 4 बातें आती हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सारी चीज़ें सीखें और वो भी क्रम से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। अब चारों ऑप्शंस का हम विश्लेषण करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। क्योंकि ये ऑप्शन भाषा विकास में अभ्यास की अपेक्षा तुलना कर रहा है भाषिक नियमों का, किसके साथ? अभ्यास के साथ। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर यानी केवल 2 कौशल की बात कर रहा है, इसलिए ये भी संकुचित कौशल की बात कर रहा है, संकुचित उद्देश्य पूर्ति की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी 4 कौशलों की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये क्रम से ही सीखते हैं। सुनना यानी सुनना पहले सीखते हैं, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये क्रम से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें केवल की बात है। क्योंकि भाषा कौशल कभी भी संकुचित नहीं होता, ये एक व्यापक तथ्य है, जिसमें बच्चे के अंदर व्यापक तथ्यों का विकास, व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति का विकास होता है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। वो चारों कौशल क्या हैं? वो चारों कौशल यही हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी श्रवण कौशल, और वाचन कौशल,
पठन कौशल और लेखन कौशल। तो ये कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ये उत्तर इसका बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि ये संबंध रखते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो पहले श्रवण करता है, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनता है, उनको ग्रहण करने की कोशिश करता है, फिर वो बोलने का प्रयास करता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। यानी इन सबका अंतः संबंध होता है। एक के बिना दूसरा कहीं न कहीं अधूरा पाया जाता है। तो इसलिए सबसे सटीक उत्तर ये चौथा हो गया। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ये यानी जो पहला प्रश्न था उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। भाषा की अभिव्यक्ति कौशल से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। किसमें? भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल में। यानी भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल है क्या है? वो कौशल है जिसके द्वारा बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास होता है। ये इसका सबसे सटीक आंसर है। बच्चे प्रसन्न रहते हैं, ये एकांगी है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत होकर बैठते हैं, अनुशासित रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी निश्चित एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन ये गलत हैं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर ये है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत होता है, इसलिए ये इसका उत्तर सही हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं जो सीटेट 2012 का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी, अब यहाँ पे कम लगा दिया, सबसे कम नहीं कह रहा, सबसे प्रभावी तरीका कौन सा ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। सीटेट के प्रश्नों को हल करने से पहले उसके प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ उसके जितने भी ऑप्शन होते हैं हर एक ऑप्शन को एक बार तो कम से कम कंसंट्रेट होकर यानी एकाग्रचित होकर पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आप सटीक उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। उत्तर में क्या दे रहा है? संवाद अदायगी। दूसरा क्या कह रहा है कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। तीसरा अपने अनुभवों का वर्णन। और चौथा क्या कह रहा है? बातचीत करना। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो पहले हम प्रभावी अलग कर लेते हैं। प्रभावी तरीके क्या क्या हैं हमारे पास? संवाद अदायगी ये प्रभावी तरीका है, बातचीत करना ये प्रभावी तरीका है, अपने अनुभवों का वर्णन ये प्रभावी तरीका है, केवल व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करना ये कम प्रभावी तरीका, इसलिए हमारा उत्तर दूसरा हो जाता है। संवाद अदायगी में बालक अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करता है, अपनी अभिव्यक्ति बाहर प्रकट करता है, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने ज्ञान को, अपने शब्दों का प्रदर्शन करता है संवाद अदायगी में। तो इसलिए ये प्रभावी तरीका हो जाता है। इसी प्रकार से अनुभवों का जब वर्णन करता है तो उसमें भी वो अपने अंदर से शब्दों का भंडार जो है उसके अंदर वो बाहर निकालता है, ज्ञान का भंडार जो उसके अंदर छिपा है वो बाहर निकालता है। इस प्रकार से बातचीत करना भी ये प्रभावी तरीके की श्रेणी में आता है। तो इसका उत्तर हो जाता है दूसरा कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास केवल करवाना ये सबसे कम प्रभावी तरीका है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की जो कि सीटेट जुलाई 2013 का प्रश्न है। ये कहता है कि पढ़ने का प्रारंभ ऑप्शन दे रहा है कि वर्णमाला से होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कहानियों से होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कविताओं से होना चाहिए, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? अब ये बात आ जाती है। तो वर्णमाला से, कहानी से, कविता से, अर्थपूर्ण सामग्री से। तो अब हम बात करते हैं क्रम से। वर्णमाला से होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चे सबसे पहले वर्णमाला ही सीखते हैं, ध्वनियों का उच्चारण ही सीखते हैं, स्वर व्यंजन सीखते हैं और स्वर व्यंजन के साथ मात्राओं का ज्ञान सीखते हैं, अक्षरों के उच्चारण स्थान का ज्ञान सीखते हैं आदि। तो इसी वर्णमाला ही कहानी का आधार है, कहावतों का आधार है, अर्थपूर्ण सामग्री का आधार है। तो इसलिए पढ़ने का प्रारंभ हमेशा कहाँ से होना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए। तो ये उत्तर हो जाएगा।
अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, सीटेट फरवरी 2014 का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, लिखना। लिखना अब क्या कर रहा है, उसके लिए ऑप्शन प्रक्रिया की बात कर रहा है, क्योंकि लिखना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बेहद जटिल प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक तरह की बातचीत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो क्रम से पहले जो गलत ऑप्शन है उनको हम रिमूव कर देते हैं। अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया ये हमारा लिखना नहीं है, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन पहले बाहर हो जाता है। एक तरह की बातचीत है, ये भी नहीं है, इसलिए ये भी बाहर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। तो लिखना ये कुशलता है, अनिवार्य कुशलता है, इसे जल्दी से प्राप्त करना चाहिए, जबकि लिखना एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए उत्तर इसका क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि सीटेट फरवरी 2014 का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कुछ कथन हैं जो कि भाषा कौशल से संबंधित हैं। उनमें से जो सबसे सटीक कथन है उसी का चुनाव करना है हमें, जो सबसे उचित कथन है उसी का चुनाव करना है। तो पहला कथन क्या कहता है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है कि चारों कौशल क्रम में सीखे जाते हैं। अब हम इनमें से सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। चारों तो हमने पढ़ लिया, अब इसके बारे में हम सोचते हैं, क्या भाषा के चारों कौशल क्रम में सीखे जाते हैं? नहीं, वे एक साथ भी चलते रहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा जब श्रवण करता है, सुनता है, तो लिखना भी सीख जाए। हाँ, उसका आधार यहाँ से बनना कहीं न कहीं स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाषा विकास का क्रम बच्चे के जन्म लेने के बाद उसके श्रवण से ही स्टार्ट यानी शुरू हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नहीं, क्योंकि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए ये उत्तर गलत हो जाता है। ये कथन हमारा गलत है। पहला और दूसरा बचा। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशल चूँकि नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा। और चूँकि इसलिए सही होगा क्योंकि ये क्या कह रहा है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अब यही बात यहाँ पे आई ना कि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, तो कैसे होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित होने का मतलब श्रवण का सीधा संबंध वाचन से होता है। अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा पहला रहा। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में, यानी जब हम अधिगम करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में जब पढ़ना कार्य है, उस पढ़ने में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सीखने की प्रक्रिया में पढ़ना या पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में हम कह सकते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया में पढ़ना किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, यानी हम किन परिस्थितियों में पढ़ें तो जो हमारे सीखने में सहायक हो, वो सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला। दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग। तीसरा है पाठ्य पुस्तक की। चौथा है भाषा परीक्षाओं की। तो यहाँ परीक्षा की कोई बात नहीं होगी, पाठ्य पुस्तक नहीं बात होगी, बाल साहित्य भी एक पाठ्य पुस्तक है, तो इसका सार्थक प्रयोग ये भी नहीं होगा। भाषा प्रयोगशाला ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस प्रयोगशाला में ये सारी चीज़ें एक साथ उपस्थित हो जाती हैं, तो इसको अलग अलग से हम चुनने के बजाय केवल एक को ही चुन लें जिसमें सभी शामिल हैं, तो इसलिए ये हमारा समुचित यानी सटीक उत्तर हो जाता है, अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि सीटेट 2015 का प्रश्न है। ये है 2015 का प्रश्न क्या है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो भरना है हमें। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है
किसी विषय पर चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों के उत्तर पूछना। चौथा कह रहा है कि अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो सबसे अधिक यानी महत्वपूर्ण जो ऑप्शंस हैं उनको हम पहले चुन लेते हैं। तो उन ऑप्शंस में से सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। किसी विषय पर चर्चा करना चाहिए। चर्चा करने से बच्चे अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कर पाते हैं। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना चाहिए, उन्हें बीच में टोकना या डांटना नहीं चाहिए। वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं सुगम तरीके से। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर पूछना ये हमारा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यही तीसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सटीक उत्तर हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप लोगों को ये व्याख्या, ये विश्लेषण समझ में आ रहा हो, उपयोगी लग रहा हो सीटेट के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए अपने नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न क्या है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल में हम पहले से ही जान चुके हैं। भाषाई कौशल यानी वो हमारे चारों कौशल जो पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, यानी पठन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, ये सारी चीज़ें जो चार कौशल हैं, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो ये हमारा पहला ही रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नहीं, स्वतंत्र नहीं होते, सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अब बचे हुए ये दो ऑप्शन, तीसरे और चौथे। तीसरा कहता है कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है कि भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए सही उत्तर ये हो जाता है, क्योंकि भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषाई कौशल में जैसे बोलना, सुनना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। क्योंकि बच्चा अगर सही से सुन नहीं सकता तो सही से वो बोलने में अक्षमता महसूस कर सकता है। तो इसलिए इसका उत्तर तीसरा हो गया। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। यानी कोई शिक्षक अगर अपनी कक्षा में भाषा सुना रहा है, तो भाषा की कक्षा में यदि कोई शिक्षक कहानी सुना रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, सुनकर दोहराने की आदत, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि ये एकांगी विकास करते हैं। बच्चों में सुनकर दोहराने की प्रवृत्ति ये भी नहीं होगी। कल्पना शक्ति का विकास, ये कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है, क्योंकि बच्चे कहानी सुनकर कल्पनाओं में खो जाते हैं। कल्पनाओं में जब वो खो जाते हैं तो अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, और ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग करने से उनके अंदर भाषा कौशल में वृद्धि होती है। यानी उनका भाषात्मक जो विकास है वो निरंतर अग्रसर हो जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, पढ़ने की संस्कृति यानी पढ़ने का जो कल्चर है, पढ़ने का जो ट्रेड है, उसके विकास के क्रम में किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक पठन को, कि सस्वर पठन को, कि मौन पठन को, कि सामूहिक पठन को। तो यहाँ इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाता है मौन पठन को। मौन पठन को इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि बच्चा जब मौन होकर खुद से किताबों को पढ़ता है तो लेखक के विचारों में खो जाता है, उसके अर्थों के गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है। सस्वर, सामूहिक, वैयक्तिक ये नहीं होंगे। ये इसलिए नहीं होंगे, ये चूँकि किसी संकुचित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि सीटेट फरवरी 2016 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि लिखित भाषा का प्रयोग। उत्तर इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए। तो हमें ये ध्यान देने की बात है कि सीटेट में जितने भी प्रश्न आए उनके ऑप्शन में यदि केवल लिखा है
तो वे केवल वाले सभी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाने चाहिए। इसलिए रिजेक्ट हो जाने चाहिए क्योंकि वो संकुचन की बात करते हैं, सीमित दायरे की बात करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन इसमें क्या है कि केवल प्रतिदिन या प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, तो लिखित भाषा का प्रयोग इसके लिए केवल नहीं किया जाता। केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, किया जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाता है, तो ये नहीं होगा। तो अपनी अभिव्यक्ति में सभी चीज़ें आ जाती हैं, साहित्य सृजन भी आता है, कार्यालय के कार्य भी आते हैं, प्रतिवेदन लेखन भी आ जाता है। इसलिए इसका सटीक उत्तर तीसरा हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। पहला ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसके लिए अगर हम विकल्पों पर विचार करें तो हमको मिलता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम नहीं करता, रोचकता जोश नहीं लाता, अध्यापक के काम को सरल नहीं बनाता। तो इसका सबसे सटीक उत्तर पहला हो जाएगा। आइए अब हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो अनिवार्य कौन कौन से हैं उनका चयन हम कर लेते हैं। भावात्मक संबंध अनिवार्य है, अनुमान लगाने का कौशल ये भी अनिवार्य है, भाषा की संरचना को समझना ये भी अनिवार्य है। इसलिए इसका उत्तर ये हो जाता है दूसरा, वर्णमाला याद करने का कौशल। अतः पढ़ना सीखने के लिए जो वर्णमाला याद करने का कौशल है ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है कि पढ़ने से हम भावात्मक विकास करें, अनुमान लगाने का कौशल विकसित करें, भाषा की संरचना की समझ स्थापित करें। तो नमस्कार, धन्यवाद। अब हम अपने वीडियो में नए तथ्यों के साथ मिलते हैं। यदि आप लोगों को ये तथ्य पसंद आए हों, ये प्रश्न पसंद आए हों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।